हाँ, मैं नंदकिशोर जोशी विद्यासागर वास्तुशास्त्र पुस्तक से 5वें भाग को आपके सामने रख रहा हूँ। ये पुस्तक मैंने 4 साल पहले लिखी थी। भूखंडों में सार्वजनिक सड़क के साथ बढ़ाव एवं वास्तुदोष समाधान। अगर आपका चयनित भूखंड वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है, तब उसको निम्न तरीके से संशोधन या ठीक किया जा सकता है। ऊपर दिखाए गए भूखंड का पूर्वी आग्नेय कोण सड़क के साथ साथ बढ़ा हुआ है, यह अशुभ है। चित्र के साथ में मैं बोल रहा हूँ, यह इस तरह के भूखंड को ठीक करने के लिए उत्तरी विस्तार से 90 डिग्री कोण से सीधी एक रेखा दक्षिणी विस्तार तक खींचें, ताकि भाग मुख्य भूखंड से अलग करके सड़क में मिला देना चाहिए, या फिर इस हिस्से को बेच देना चाहिए या बगीचा बना देना चाहिए। इससे भूखंड का ठीक स्वरूप हो जाएगा। चित्र नंबर 2। यह भूखंड दक्षिणी आग्नेय कोण के साथ बढ़ाव में है। इस तरह के भूखंड को संशोधन या ठीक किया जा सकता है। इसके हिस्से को भूखंड से अलग करके सार्वजनिक सड़क से मिलवा दिया जाना चाहिए, या इस वाले हिस्से को बेच देना चाहिए, या इसी जगह बगीचा बना देना चाहिए। इससे घर के बाहर शोभा भी बढ़ेगी। चित्र नंबर 3 एवं चित्र नंबर 4। इस भूखंड का पश्चिम नैऋत्य एवं दक्षिण नैऋत्य में बढ़ाव है। इस तरह के भूखंड में संशोधन या ठीक किया जा सकता है। इसके हिस्से को भूखंड से अलग करके सड़क में मिला दिया जाना चाहिए, या इस वाले हिस्से को बेच देना चाहिए, या इस जगह बगीचा बना देना चाहिए। उपरोक्त बातें मैंने 4 और 5 नंबर चित्र में भी दी है। चित्र नंबर 6। इस भूखंड का उत्तरी वायव्य एवं पश्चिमी वायव्य में बढ़ाव है। इस तरह के भूखंड को भी संशोधन या ठीक किया जा सकता है। इसके हिस्से को भूखंड से अलग करके सार्वजनिक सड़क से मिलवा दिया जाना चाहिए, या इस वाले हिस्से को बेच देना चाहिए, या इसी जगह बगीचा बना देना चाहिए। इससे घर के बाहर शोभा भी बढ़ेगी। चित्र नंबर 7 एवं चित्र नंबर 8 भी इसी के अंतर्गत दिए गए हैं। अब मैं आ रहा हूँ और एक चैप्टर में, जिसमें लिखा है भूमि का ढलान एवं चयन। कुछ वास्तुविद मिट्टी के स्वाद को भूमि चयन का एक आधार मानते हैं। इसलिए भूमि के गुण तत्वों का संपूर्ण निर्धारण करने के बाद भूखंड प्लॉट का चयन कर भवन निर्माण प्रारंभ करना चाहिए। प्लॉट के मध्य में खड़े होकर कंपास की मदद से दिशाओं को देखने पर उत्तर दिशा किधर है पता चल जाता है। उसी तरफ प्राकृतिक ढलान रहनी चाहिए। हमारे भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार भूमि की प्राकृतिक ढलान पूरब अथवा उत्तर दिशा की तरफ होना शुभ माना जाता है। यहाँ पर एक चित्र भी मैंने दिया है इसी संबंध में। विज्ञान के मुताबिक भूमि के पूरब दिशा में ढलान होने से सूर्य की किरणें उस भूमि पर, उस पर बने हुए वास्तु पर एवं उसके अंदर रहने वाले निवासियों पर सबसे पहले पड़ती है। ये सूर्योदय की किरणें बहुत ही गुणकारी होती हैं। सूर्य की पहली किरणों से भूमि ज़्यादा उपजाऊ बनती है। ठीक उसी तरह परिवार एवं उसके सभी सदस्यों के लिए भी उपकारी है। इसके लिए उत्तर दिशा में ढलान भी अनेक लाभकारी है। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि पूरब, ईशान अथवा उत्तर दिशा में भूमि का ढलान सौभाग्यशाली है। इसके ठीक उलट पश्चिम अथवा दक्षिण में भूमि की ढलान काफ़ी क्षति पहुंचाती है। भारतीय रेल में पूरब एवं उत्तर की ओर जाने वाली रेलगाड़ियां डाउन गाड़ियां कहलाती हैं, एवं पश्चिम तथा दक्षिण की ओर जाने वाली गाड़ियां अप गाड़ियां कहलाती हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि पूरब उत्तर की ऊंचाई कम एवं दक्षिण पश्चिम की ऊंचाई ज़्यादा होती है। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर भवन निर्माण के भविष्य की रूपरेखा निर्धारित की जानी चाहिए।
वास्तुशास्त्र में रंग शास्त्र, इस चैप्टर के अंतर्गत मैं अब आपके सामने चंद शब्द कहूँगा। वास्तुशास्त्र में रंग शास्त्र एक स्वतंत्र शास्त्र है। प्रत्येक रंग की अपनी अपनी अहमियत होती है। इन रंगों में भिन्न भिन्न गुण धर्म होते हैं। वास्तुशास्त्र में रंग शास्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें भूमि की मिट्टी के रंग से लेकर विभिन्न दीवारों के रंग की अनेक चर्चा है। सबसे पहले जमीन के रंग की बात करते हैं। एक, श्वेत रक्ता एवं कृष्ण वसुधा। इसके अनुसार प्रथम स्थान आता है सफेद रंग का। भूमि अगर सफेद रंग वाली हो तो ऐसे स्थान पर बनाए घर में रहने वाले लोगों को बड़े ही आसानी से एवं अल्प तकलीफ से बुद्धि प्राप्त होती है। जो लोग बुद्धिमान विद्वान बनना चाहते हैं तब उन्हें चाहिए कि श्वेत सफेद मिट्टी वाली भूमि अपने लिए चुने। अब बारी है लाल रंग की। लाल रंग की भूमि वीरता एवं शूरता के लिए बहुत ही उत्तम है। लाल रंग की भूमि यानी कंकरीली भूमि। पीले रंग की भूमि आर्थिक प्रगति के लिए बहुत लाभदायक है। ऐसी भूमि कारोबारियों को लाभदायक है। इसका मतलब यह है व्यवसायियों को लिए यह भूमि लाभदायक है। इसके विपरीत काले रंग की जमीन नहीं पसंद करें तो अच्छा है। सफेद रंग की भूमि पर मकान आसान तरीके व कम खर्च में हो सकता है। लाल रंग की भूमि में कम खर्च में मजबूत या सुंदर मकान बन सकता है। पीले रंग की जमीन पर बना मकान अपने भूस्वामी को हमेशा सुखी तथा समृद्धशाली रखता है। इन सब के उलट काले रंग की भूमि पर बनाए जाने वाला घर बहुत खर्चीला एवं बनाने में बहुत भागदौड़ करनी पड़ती है। काले रंग की जमीन पर मकान बन जाने पर भी रहने वाले की मुसीबत कम होने का नाम नहीं लेती, उल्टे बढ़ती रहती है। अतः रंग परीक्षण काफी महत्वपूर्ण है। सफेद रंग की गंध बहुत ही लाभकारी है। सफेद मिट्टी की गंध बहुत ही लाभकारी है। इससे धन प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। अति उच्च श्रेणी के ज्ञानी एवं सुंदर व्यक्ति उत्पन्न होते हैं। मन को खुश रखने के लिए हम बारंबार सुगंध को काम में लाते हैं। देव देवताओं की पूजा में भी खुशबूदार फूल का अपना ही महत्व है। इससे पूजा का स्थान और भी ज्यादा पवित्र लगने लगता है। सारा वातावरण भी खुशनुमा एवं सुगंधमय बन जाता है। तात्पर्य यह है कि देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हम सबको सुगंध की जरूरत महसूस होती है। इसके अलावा अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं तथा आनंदित हो सकते हैं। स्नान के समय हम बढ़िया सुगंधी साबुन का व्यवहार करते हैं। घर से बाहर निकलते समय पाउडर तथा इत्र या सेंट भी काम में लेते हैं। ये सारी चेष्टा इसलिए है कि सामने वाला जिनसे हम मिलने वाले हैं कार्य के सिलसिले में वो खुश हो, पूरा का पूरा वातावरण उत्साहपूर्ण रहे एवं अपने निर्धारित कार्य में मन मुताबिक सफलता मिले। संध्या समय कई महिलाएं, विशेषकर दक्षिण भारतीय महिलाएं, अपने बालों में खुशबूदार फूलों के गजरे डाल देती हैं। इससे काफी देर तक महक फूलों की मिलती रहती है, जिससे मन प्रसन्न चित्त रहता है। संध्या समय देव देवताओं के सामने 2-4 खुशबूदार अगरबत्ती भी कुछ लोग जलाते हैं। विवाह जैसे मांगलिक कार्यों में इत्र या सेंट इत्यादि का प्रयोग कर सारे वातावरण को खुशनुमा एवं प्रसन्न चित्त करते हैं। मतलब यह है कि खुशबू या सुगंध प्रसन्नता की जननी है। जिस खुशबू से देवता तथा मानवी प्रसन्न चित्त रहते हैं, यही तत्व घर की जमीन अथवा मिट्टी के बारे में लागू है। केवल अपने लिए ही नहीं, पर आने वाली पीढ़ी के लिए भी। जहां उनका जीवन बीतना है वहां मन एवं वातावरण को खुश रखने के लिए सुगंध की अति आवश्यकता है। खुशबूदार प्राकृतिक खजाने की आवश्यकता है एवं इसे पूरी करने का सामर्थ्य उस मिट्टी में है, उस भूमि में है जहां हम अपना घर बनाना चाहते हैं अथवा बना चुके हैं। धरती माँ की छोटी सी टुकड़ी की मिट्टी सुगंधमय रहने से हम सबके जीवन को स्फूर्तिदायक, आनंद से भरपूर एवं उत्साह से लबालब कर सकती है। ठीक इसके विपरीत भारत के अधिकांश महानगरों, नगरों, शहरों तथा कस्बों में अनेक लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं। शहरों के गंदे नाले के किनारे लोग रहते हैं। गंदगी वहां चारों ओर फैली रहती है।
जिधर देखो उधर दुर्गंध ही दुर्गंध का साम्राज्य फैला हुआ है। ऐसे में वहाँ हमें आशा भी नहीं करनी चाहिए कि उत्साह एवं प्रसन्नता का वातावरण बना रहेगा। नतीजतन वहाँ हमेशा ही दरिद्रता निवास करती है। दुख, कष्ट एवं मानसिक तनाव हर समय बना रहता है। उस जगह की जमीन की मिट्टी की गंध का इसके परिणाम में बहुत महत्व है। वातावरण में अगर सफाई नहीं रहेगी एवं कूड़े कचरे से भरी जमीन कौन से अच्छे परिणाम दिखा सकती है। जिस जमीन पर घर बना है एवं हम लोग उस पर रहते हैं, उस जमीन की मिट्टी का स्वाद भी अपना एक महत्व एवं योगदान रखता है। जिस तरह वास्तुशास्त्र में आकार, रंग एवं गंध महत्वपूर्ण है, ठीक उसी तरह जमीन के स्वाद का भी काफी महत्व है। जिस जमीन का स्वाद कसेला है, ऐसी जमीन पर बनाया घर कभी भी अच्छा एवं मनचाहा परिणाम दे नहीं सकता। अगर जमीन की मिट्टी का स्वाद मीठा है या मधुर है, तो वह प्लॉट उत्तम होगा। उस भूखंड के मालिक को आनंद ही आनंद है। मिट्टी का स्वाद अगर तीखा है, सूरता एवं वीरता के लिए अच्छा है। कसेला या गंदा स्वाद होने पर प्लॉट पर घर नहीं बनाना चाहिए, अन्यथा दरिद्रता विराजमान हो सकती है। अतः प्लॉट खरीदने के पहले मिट्टी के स्वाद का परीक्षण अत्यंत जरूरी है। मकान, दुकान या कारखाना बनाने के लिए जो प्लॉट हम पसंद करते हैं, उस प्लॉट के जमीन की मिट्टी का परीक्षण होना चाहिए। जमीन के मिट्टी परीक्षण के अनेक तरीके हैं। थैंक यू।